हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, है ना। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं कि यहाँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या किस पे क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल, फर्स्ट है न्यूमेरिकल। 100% श्योर है कि न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, एंड एक नहीं, यहाँ से दो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना। तो यहाँ न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन सी टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे वो बता देती हूँ मैं। एक तो प्रिपेयर रेट लॉ, इट्स वेरी एसेंशियल, गो थ्रू इट वेरी प्रॉपरली। रेट लॉ आप करें, देन ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, दोनों ही होंगे आपके। यहाँ पे ये आएंगे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। देन हाफ लाइफ फॉर बोथ, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ज़ीरो एंड फर्स्ट दोनों का ले लीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, इसी के साथ में एक एक्टिवेशन एनर्जी का श्योर बनता है, इस पे आते ही आते हैं। देन कैलकुलेट ऑर्डर, ये निकालने के लिए आ सकता है। साथ में आपका जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्टर हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑल्टर्स, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन रेट, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये तो होगा थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो आपका आ सकता है। इसी के साथ में थ्योरेटिकल भी आ सकता है। तो फॉर थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे बन सकते हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन, ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। हालांकि बहुत प्रोमिनेंटली नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर मल्टीपल चॉइस में यहाँ या असर्शन, रीजनिंग किसी भी तरह से अगर पुटअप हो रहा है ना, तो आपको ये वहीं पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपके हाथ में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। इसके बाद में आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग करने आप लोग बहुत ज़रूरी है। इन फैक्टर्स के ऊपर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसीलिए ये करना एसेंशियल है आपको ना। उसके अलावा भी आ सकते हैं। अब जैसे और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो है डिफाइन। अब डिफाइन आपको यहाँ से डेफिनेटली आएगा, आपको बिल्कुल स्टेट करना पड़ेगा प्रॉपर सेंटेंसेस में। तो वो प्लीज़ आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे किस किस को डिफाइन करना आपको आना चाहिए। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। देन आपको रेट लॉ डिफाइन करना आना चाहिए कि इसको क्या होता है ये। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन along with example, ये आपको पता होना चाहिए, इनको स्टेट करना आपको आना चाहिए ना। रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना आना चाहिए कि रेट कांस्टेंट होता क्या है, के, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूनिटी कर दोगे तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, रेट, ऑफ कोर्स रेट आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका वो यूनिटी हो गया, वन हो गया, तो एग्जैक्टली आर इज इक्वल टू के। तो ये चीज़ आप रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना भी आपको आना चाहिए, है ना। तो ये तो एक नॉमिनल सा फॉर्मेट बताया है मैंने कि एटलीस्ट दिस, तो ये एटलीस्ट कह रही हूँ मैं बार बार कि एटलीस्ट दिस मच यू शुड बी वेल वर्स्ड विद, इतना तो आपको हर हालत में आना ही आना चाहिए। तो ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से तो थोड़ा सा वैसे ही पढ़ लेना, एक रीडिंग ले लो। मे बी यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो जो कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आ सके ना। अदरवाइज जो हमारा यहाँ से प्रॉपरली जो बिगिन करता है चैप्टर वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ से शुरू होता है। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको यहाँ पर जो पढ़ना है अच्छे से वो है हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया है तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिमेंबर ऑलवेज कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हर एक के लिए अलग से बताया जाता है कि रेट पे किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट का क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दिस ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, जिसको कि हम पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं। इंक्रीज इन, ये जो है चेंज जो है उसको डेल्टा से दिखा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करके कॉन्सेंट्रेशन बता दिया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जब भी आप कोई चीज़ को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं इसका मतलब यू आर डिफाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। व्हेन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट यू आर राइटिंग तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विद लैप्स ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, प्लीज रिमेंबर डिक्रीज इन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा ये ऊपर आर है, ये पी बनाया गया, प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट, ओके। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। अब ये क्योंकि डिक्रीज है तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव साइन से, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये पी था, पी है ये, तो ये भी पी है, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ये आना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर टू पुट अ नेगेटिव साइन व्हेन यू आर राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, ये हमेशा याद रख लेना। साथ में आपको सेकेंड चीज़ जो आनी चाहिए वो है हाउ टू राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के जो है उसकी सब ऑर्डर्स के लिए, डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए आप यूनिट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमेशा याद रखिए, यूनिट देने के लिए आपको फॉर्मूला जो याद रखना है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात आती है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये सारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी यूनिट तो होगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना। रेट कांस्टेंट की देने के लिए आप क्या करते हो, मोल्स पर लीटर और ब्रैकेट के बाहर में एन और यहाँ पे पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो भी है आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। और रेट ऑफ कांस्टेंट का अभी थोड़ी देर बाद आगे भी बात कर लेते हैं इसको, रेट कांस्टेंट की। तो फिलहाल के लिए यहाँ से आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए हर हालत में। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा कि इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है इनका ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, और अगर ये गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरह से एक इक्वेशन बनाएंगे, वाइस वर्सा की बात कर रही हूँ मैं, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गिवन, और आपसे पूछा जाता है कि इसको 1 महीने से रखना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये भी लिखना आपको आना चाहिए। जैसे मैं अभी बता देती हूँ आपको, कोई भी एक इक्वेशन, एक पेज पे लेते हैं कहीं पे जहाँ कोई इक्वेशन दी हुई होगी ना, वहाँ से लेते हैं इसको। जैसे ये है, जैसे इधर में देखिए ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो है ये वाला इक्वेशन ज़्यादातर वाइस वर्सा करके आता है, मतलब दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन टू यू, ये गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर आपको अच्छे से बैलेंस इक्वेशन से ये लिखना आता है तो आप वाइस वर्सा भी कर पाएंगे। जो भी ये नंबर ऑफ मोल जो नीचे में जिससे डिवाइड किया हमने, जो डिनोमिनेटर में गया है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन जाएगा हर एक का, एंड जो भी नेगेटिव में वो सारे रिएक्टेंट साइड में, जो भी पॉजिटिव में दैट शुड कम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो ये तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से, बट बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे करके भी आपको समझाया जा सकता है। तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मत प्रिपेयर कीजिए, आप वाइस वर्सा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। अभी फ़िलहाल बात हो रही थी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यहाँ पर दिया हुआ है द यूनिट्स विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय मोल्स पर लीटर, टाइम इन सेकेंड्स, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। However, in gaseous reactions, when the concentration of gases is expressed in terms of their partial pressures, then the units of rate equation will be atmosphere per second. तो you are replacing this concentration term ना moles per liter by atmospheres। सीधी सी बात है, जब गैसेस आपके पास में रिएक्शंस आ रही है तो गैसेस का आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, गैसेस का तो हमेशा प्रेशर लिया जाता है, तो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में जब आप लिखेंगे तो रिप्लेस मोल्स पर लीटर बाय एटमॉस्फेयर, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। देन कम्स हमारा जो नेक्स्ट पेज है उस पर देखते हैं क्या है यहाँ पे। इधर में बात कर रहे हैं इंस्टैंटेनियस रेट की, ये देखिए यहाँ पे आ रखा है इंस्टैंटेनियस रेट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टैंटेनियस रेट। ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे है, अगर एक टाइम पे निकालना है, तो ये जो इंस्टैंटेनियस रेट है ना, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। इंस्टैंटेनियस रेट 2 मेथड से निकाली जा सकती है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है मैथमेटिकली, मतलब कोई एक्सप्रेशन की मदद से ना, ये है ग्राफिकली। ग्राफिकली में क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कॉन्सेंट्रेशन का ऐसे दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन है घट रही है विद लैप्स ऑफ टाइम, है ना, टाइम के साथ साथ, तो ऑब्वियसली किसका दिया हुआ होगा, रिएक्टेंट का। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कर्व आपके पास में आ रखा है और आपसे किसी एक पर्टिकुलर टी डैश टाइम पे मांगा जा रहा है,
तो आपने क्या करना है, ये मान लीजिए टी डैश है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उसके लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम रखना पड़ेगा। टाइम मेरे पास है, कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन मुझे एक इसी जगह पे लाइन उठा करके वेर एवर इट टचेस दिस, आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये मेरा थोड़ा सा टच नहीं हुआ है, आप टच कर लेना स्केल यूज़ करके, मैंने स्केल नहीं इस्तेमाल किया। तो आप एक ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और ये जहाँ पे भी जा रहा हो ना, ये वाला पूरा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये पूरा चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखिए, चेंज इन टाइम नीचे रखिए, और क्योंकि ये रिएक्टेंट की बात हो रही है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, एंड दिस गिव्स यू द रेट। तो ये इंस्टैंटेनियस रेट, इसको आर इंस्टैंटेनियस ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दिस गिव्स यू द इंस्टैंटेनियस रेट। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। बट क्या होता है कि ग्राफिकली जब हम निकालते हैं ना, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करने के हमारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, एंड उसकी वजह से 19-20 का फ़र्क आ ही जाता है सबकी जो रेट निकाली जाती है। तो ये आपको एग्जैक्टनेस नहीं देता है, ग्राफिकल मेथड एग्जैक्टनेस नहीं देता है। हालांकि ग्राफिकल मेथड सीबीएसई में कभी नहीं पूछा जाता, बट फिर भी ये ग्राफिकल मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इसके ऊपर ज़्यादा सुप्रीमेसी देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इंस्टैंटेनियस रेट निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये वो है जो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करते हैं। आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला है ना, वो जो रेट इक्वेशन है, वो रेट इक्वेशन आपको इंस्टैंटेनियस रेट कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो हम मैथमेटिकली पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ग्राफिकली उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशन के लिए तैयार रहिए। बाकी तो ये थ्योरेटिकल अकाउंट है, इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल कहीं कुछ पूछा जाएगा नहीं। ज़्यादा प्रोमिनेंट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसके ऊपर ज़्यादा सबका इंटरेस्ट बनता है। फिलहाल ये तो बता ही दिया था आपको। यहाँ पे ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है, इनमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। बस जो आगे फिर से ध्यान देने वाली बात है वो वापस से यहाँ पे यही है। फॉर अ गैसियस रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, concentration is directly proportional to the partial pressure. So what we do is concentration term जहाँ भी कहीं होगी उसको replace कर देंगे आप partial pressure से of a species, and hence rate can also be expressed as rate of change in partial pressure of the reactant or the product. तो instead of using concentration आप बस एक काम करना है, वो है partial pressure यूज़ कर लीजिए। तो उसकी टर्म्स में आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देन कम टू दिस पेज। अब इस पेज में यहाँ पे क्या आ रहा है वो देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये सारा जो आ रहा है। अब यहाँ से फैक्टर्स बिगिन करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, मैं एक समरी फॉर्म में बता देती हूँ आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग, जस्ट टू रिवाइज ना, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इनके बेसिस पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। तो अगर आपने ये फैक्टर्स अच्छे से समझ लिए तो आप उन क्वेश्चंस का भी आंसर दे पाएंगे, है ना। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली इसके लिए क्या होगा, ग्रेटर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर इज द रेट। आप जितना रिएक्टेंट ऐड करते जाएंगे उतनी तेज़ी से रिएक्शन काम करेगा। क्यों, कैसे पता चलता है, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड अगर आपने शुरुआत किसी एक कॉन्सेंट्रेशन से की है, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाता है, और इसीलिए धीरे धीरे उसकी स्पीड भी स्लो होने लग जाती है रिएक्शन की। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जितना बढ़ाओगे उतना फास्ट, जितना कम करोगे उतना स्लो। सेकेंड फैक्टर क्या है जिस पे डिपेंड कर रहा है, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। एक बारी कॉन्सेंट्रेशन लिया, अब लीजिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि व्हेन यू गो फॉर द रिएक्शन आपने क्या करना होता है, ओल्डर बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही टाइप का रिएक्शन अगर अपीयर कर रहा है, लेकिन बॉन्ड्स जो हैं जिनको तोड़ा जा रहा है वो किसी में कम है किसी में ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें ज़्यादा बॉन्ड तोड़ेंगे उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और इसीलिए रेट स्लो हो जाएगा। इसको एग्जाम्पलीफाई फॉर्म में कर लेते हैं। पहले एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन स्लोअर विल बी द रेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, कभी कभी क्योंकि एमसीक्यू टाइप में ना ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस टाइप का, एग्जैक्टली ये नहीं बट इस टाइप का। जैसे मैं दो इक्वेशंस को कंपेयर कर रही हूँ, 2NO + O2, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में बिल्कुल कॉमन रहेगा,
यहाँ पे NO2 बन रहा है, तो ये O2 सप्लाई करने वाला एजेंट जो है वो दोनों में कॉमन है। दूसरी इक्वेशन है 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। देखिए एक जैसी टाइप की इक्वेशंस है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फास्ट है और ये स्लो है, ऐसा क्यों? प्रेडिक्ट द रीज़न। तो रीज़न में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो ब्रेक करना है वो ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, जिसमें ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे वो ऑब्वियसली कम्स आउट टू बी स्लो। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट इस तरह से डिपेंड करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या आएगा यहाँ पे, टेम्परेचर। ना टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। टेम्परेचर पे तो पूरा एक पेज बन गया है यहाँ पे, तो वो आगे आपको मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। और ये डबल तो बहुत जनरल वाली है, कभी कभी तो ट्रिपल भी हो जाती है, 3 गुना भी बढ़ जाती है, तो डबल टू ट्रिपल के बीच में होता है। तो ज़्यादातर केसेस में क्योंकि डबल हो जाता है तो ऑन एन एवरेज वी जनरली राइट लाइक दिस ओनली ना। तो टेम्परेचर का देखो कितना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, 10 डिग्री से ही वो रेट डबल हो गया, तो ऑफ कोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द ग्रेटर द टेम्परेचर द ग्रेटर इज द रेट। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। अब ये प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट पे जब क्वेश्चंस बनते हैं ना तो बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हालांकि ये सबसे सिंपल दिखता है, इन सब में से सबसे सिंपल दिखता है। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि सोर्स ऑफ एरर ये है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हैं। वो किसके लिए पूछ रहे हैं? क्या वो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं या इक्विलिब्रियम की प्रोसेस के लिए पूछ रहे हैं? दोनों में ध्यान रखिए, जो इक्विलिब्रियम वाली नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम वाली है, या जो एक ही डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इफ़ यू ऐड कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू एनी केमिकल रिएक्शन टेंड्स टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी पाथ। तो इफ़ यू ऐड कैटलिस्ट टू सच यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ लो कर देगा एंड मोर ऑफ द रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, माने कि रेट इंक्रीजेस। तो आपको ये देखना पड़ेगा वो किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं, किस इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। क्या वो सिंगल डायरेक्शन में चलने वाली इक्वेशन? अगर सिंगल डायरेक्शन में चलने वाली इक्वेशन है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एंड ऑफ कोर्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम में नो चेंज आएगा। क्यों नो चेंज? क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ कम हो गया, पहले इतनी एनर्जी मांग रहा था अब इतनी मांग रहा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अगर ये वाला है, तो जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, और इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड क्विकली बट रेट मतलब बहुत जल्दी ही आ जाएगा, बाकी रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो जहाँ मेंटेन हो रहा था वहीं होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है। सो थोड़ा सा जेन्युइन वे में देखना कि वो किसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, है ना। तो जैसा भी हो उस तरह से थोड़ा सा बढ़िया सा आंसर लिख देना। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फिफ्थ जो आ जाता है यहाँ है रेडिएशन। ऑफ कोर्स कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस है व्हाट नीड रेडिएशन टू कैटेलाइज। फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे तब तक रिएक्शंस नहीं होंगे। सो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस are quicker in rate when exposed to radiations. Of course radiation directly proportional होगा रेट के, जैसे रेडिएशन को एक्सपोज करेंगे तो जो काम अभी तक नहीं हो रहा था वो काम अब हो जाएगा। फोटोसेंसिटाइज्ड जितने भी रिएक्शंस होंगे तो दे आर वेटिंग फॉर द रेडिएशंस ओनली। द मोमेंट दे गेट द रेडिएशंस डेफिनेटली रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। सिक्स्थ जो आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गैसियस रिएक्शंस जो कैटलिस्ट के सरफेस पे होती है ना, ये उनमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना आप प्लेटफॉर्म दोगे काम करने के लिए उतना ही तेज़ी से होगा। मान लीजिए एक बार आपने प्लेटिनम का PC वाला रखा है और अमोनिया का डिकम्पोजिशन होना है इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, लेकिन सरफेस तो बहुत कम है ना। जब तक ये जो अमोनिया इसके ऊपर ऑक्लूडेड है वो जब तक हो नहीं जाएगी,
ये हट नहीं जाएगी, डिजॉल्व नहीं हो जाएगी, तब तक दूसरी नई अमोनिया आएगी ही नहीं काम करने के लिए, रेट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी की जगह आपने इतना बड़ा सरफेस लिया तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ 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 देखो कितना सारा सरफेस है, बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है एक ही टाइम पे। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेज। तो इनको, ये तो हैं फैक्टर्स, डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनको कहीं ना कहीं अप्लाई करके पूछा जाएगा। तो आप बस ऑथेंटिकली इनको इस्तेमाल कीजिए एंड देन यू मे गिव द आंसर। ओके, तो ये हो गए नटशेल में, मैंने एक साथ फैक्टर्स लिखे हैं, बाकी तो आपके ऊपर है, आप अपना देख लें। अच्छा, ये है जो इक्वेशन, ये रेट को विद रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट इन्होंने इक्वेट कर दिया, ये कहलाता है रेट लॉ, है ना। के जो है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है। इसकी के की यूनिट के लिए मैंने आपको बताया था, के की यूनिट कैसे निकलेगी, अभी पहले लिख के बताया था ना, वो मोल्स पर लीटर है, इसमें 1 माइनस एन, ठीक है। एन है आपका ऑर्डर और पर सेकेंड ऐसे वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कीजिए और आप आराम से रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज एन जो है, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं निकालना चाहती हूँ, तो 1 माइनस 1 गिव्स यू 0, 0 हो जाएगा तो मोल्स पर लीटर खत्म, पर सेकेंड में ही आ जाएगा। इस तरह से तो आप इसके बेसिस पे यू कैन गेट द यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट के, ठीक है। कभी कभी रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है कि डिफाइन रेट कांस्टेंट। अभी रेट कांस्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे ये रेट के बराबर है, इज इक्वल टू आर। जब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूनिटी हो जाएंगे, अगर मैं इन दोनों को 1 रख दूँ, कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट 1 है, तो के बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू आर। आई कैन से रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस इज 1 मोलर। बस हो गया। तो इस तरह से आप ऑन द स्पॉट भी डेफिनेशंस बना सकते हैं। बाकी रेट लॉ क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ये पेज बढ़िया से पढ़ लें अच्छे से, इसको यहाँ से इतना पोर्शन कम से कम इसको लर्न कर लें। ओके, अब एक बात है कि यहाँ पे ये जो पार्ट्स हैं, टू व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड व्हाइल राइटिंग द रेट लॉ गिव्स यू द ऑर्डर। अगर मैं यहाँ ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स है ना, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मेरे से मांगा जाता है तो दैट इज वाई, एंड टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर पूछा जाता है तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये टोटल है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, और ये है जो वो इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, है ना। तो वो चीज़ का ध्यान रख लेना, ऑर्डर क्या होता है, और यहीं पे प्रिपेयर कर लें डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा देखते हैं, बीच में रिवाइज भी करा देंगे अगर कभी आ जाए ना। तो ये जो ऑर्डर्स अभी फ़िलहाल जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि जब कभी आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये जो ऑर्डर के जो ये पार है ना, जो आपको ऑर्डर के बारे में बता रही है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर ये ज़ीरो होती है तो माने वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब उसमें फेरबदल करने से रेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख देती हूँ, एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो जैसे इफ़ फॉर एनी रिएक्शन, मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी रिएक्शन ले लेती हूँ। जैसे मेरा रिएक्शन यहाँ है एस्टर प्लस एच आयन, एसिडिक मोड में हो रहा है, ये गिव्स यू एसिड एंड अल्कोहल, है ना। सिंपल सा है, एस्टर को ब्रेक कर रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है ये, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मेरा ये रिएक्शन है। और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन दिस रेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर रेज टू द पावर 1, देखो इसके रिस्पेक्ट में 1 है ना, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन रेज टू द पावर 0। मान लीजिए मैं ये दे रही हूँ। अब मेरा जो केसेस हैं क्वेश्चन के वो क्या है, फर्स्ट केस में मैं कह रही हूँ कि व्हाट हैपेंस इफ concentration of ester is half। भाई कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका एस्टर का हाफ करेंगे तो रेट भी हाफ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आगे कोई कहती हूँ कि इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन इज़ डबल्ड, तो क्या होगा, रेट डबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एच के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो पावर है वो 0 है, इंडिपेंडेंट है ये। एच में आप कोई भी फेरबदल कीजिए, रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा नो इफेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पावर जो है
जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज की जाती है। वाइल राइटिंग डाउन द रेट लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। ऐसा कोई फॉर्मेट देखिए, वो पूछ सकते हैं कि किसी को डबल किया, किसी को हाफ किया, किसी को 3 टाइम्स किया, तो आपको जेन्युइन वे में निकालना पड़ेगा कि रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो डू दैट वेरी केयरफुली। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर आप उसमें मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कमज़ोर हैं तो प्लीज़ इसको अच्छे से वर्कआउट कीजिए, और तब आपको इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होगी, नहीं तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके मार्क्स कटवा देगा, है ना। और साथ में हम एक कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं कि इससे आपको क्या क्या समझ में आता है। पहली बात, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, इसकी यूनिट जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ऑर्डर कैसा है उसी के बेसिस पे ये जस्टिफाई होता है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज़ इंडिपेंडेंट of concentration for 1 molar solution, है ना। थर्ड, डेफिनेट वैल्यू होती है, इट कैरीज, लिख लेना आगे, डेफिनेट वैल्यू एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये भी ऑफकोर्स वेरी करने वाला है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्विक हो जाएगा। एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, फास्टर इज द रिएक्शन। और ये वाला लास्ट लाइन जो है इसके ऊपर वंस अगेन क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के, इस पर बनते हैं। आपको कुछ 2-3 के रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होगी, आपसे पूछा जाएगा कि प्रेडिक्ट विच वन इज़ फास्टर, तो ऑब्वियसली ग्रेटर द के, फास्टर इज द रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, है ना। यहाँ पे रेट लॉ के बारे में दिया हुआ है कि उसको आप कभी भी एक इक्वेशन की तरफ अगर से सिंपली देखें तो आप उससे नहीं निकाल सकते, वो थ्योरेटिकली नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखें। कभी भी डोंट लैंड टू द कंक्लूजन, अगर वो डायरेक्टली आपको देख करके समझाने की कोशिश करवा रहे हो ना, मत लैंड करो, आप यू टेक योर ओन टाइम एंड देन फाइनली डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन। ओके, ये ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है, ये इसका डेफिनेशन है, लर्न दिस, यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एक बार हाँ ये है कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स आने चाहिए, पता होने चाहिए। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पढ़ लें थोड़ा सा, है ना। एलिमेंट्री वो रिएक्शंस हैं, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप, ये एलिमेंट्री हैं, और इनसे मॉलिक्युलरिटी आसानी से दी जा सकती है। अगर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस गिव अस द प्रोडक्ट्स, देन द रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स के लिए आप कभी भी मॉलिक्युलरिटी नहीं निकालते हैं, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना, ठीक है। देन कम्स आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है ओके यूनिट के बारे में। तो यूनिट का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो अभी ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है ना, बस ध्यान रख लेना इसको। तो इसके बाद में ये मैं कुछ क्वेश्चंस जो बीच में दिए हुए हैं इनको करते जाएं। मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, पढ़ लें इसको, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, तो लर्न दिस पोर्शन ऑल्सो। और इस सब के बाद तो आपको खुद ही अपना एक डिफ्रेंशिएटिंग अकाउंट तैयार करना होगा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर के बारे में। थोड़ा सा एक ज़रा सा ग्लिम्पसेस हम ले लेते हैं। हियर आई एम राइटिंग मॉलिक्युलरिटी, और इधर में ले लेते हैं हम ऑर्डर के बारे में। लेट अस सी व्हाट इज देयर। पहली बात, मॉलिक्युलरिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ, इट गिव्स यू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइडिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो फाइनल वाला जो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलॉइड कर रहे हैं, तो उनका अगर नंबर लोगे तो दैट इज नोन एज द मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर इज द सम ऑफ द पार्ट्स टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड while writing the rate law। रेट लॉ लिखते वक्त जो पार्ट्स आती है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, वो होता है ना। अब इसकी वैल्यू होल नंबर है, सिर्फ होल नंबर्स अलाउड। देन साथ में आपका ज़ीरो नेवर नहीं हो सकता, है ना, ये ज़ीरो हो सकता है, ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, बस ज़ीरो का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट हो गया। मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, तो भैया रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्शन का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। ऑर्डर तो डिपेंडेंसी बता रहा है,
ऑर्डर तो अगर ज़ीरो होता है ना तो ये नहीं कहता कि रिएक्टेंट नहीं है, वो ये बताता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना फास्ट हो रही है ना स्लो हो रही है, क्योंकि वो तो अपनी पेस से चलेगी, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड होने लग जाती है। तो जो भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती हैं वो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं। यहाँ पे था होल नंबर्स, तो ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है ना, हाफ, 3/4, 1/3 ऐसे भी हो सकते हैं। ये थ्योरेटिकली निकाला जाता है और ये एस्टिमेट होता है एक्सपेरिमेंटली। कैलकुलेटेड, तो ये भी एक डिफरेंस आ गया। देन आपके बाद में यहाँ पे आ रहा है डज नॉट, डज लिख लेते ज़्यादा अच्छा है, डज नॉट चेंज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर के चेंजेस से इस पे जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डज चेंज, ये तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इस पर, तो है ना। तो ये तो एक जनरल सा मैंने आपको बताया है कि इतना तो होता ही है। आप और भी लाइन और भी डिफरेंसेस प्रिपेयर कर लें, तो इस तरह से मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर के बीच में एक बढ़िया सा डिफ्रेंशिएटिंग अकाउंट तैयार कर लें आप। फाइनली यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको एक बार ही गो थ्रू। एक थर्ड वाला आपका नेक्स्ट पेज पे आ रहा है तो उसको भी देख लें। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। हाँ, ये भी एक पॉइंट आ सकता था, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, वो स्लो पे नहीं डिपेंड करता है ना, तो वो फाइनल पे एलिमेंट्री स्टेप पे डिपेंड करता है, तो आप वो वाला लाइन भी लिख सकते हो। तो बेटर ऐड जब ये था ना, डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप, ये एलिमेंट्री स्टेप, फाइनल स्टेप जो होता है ये उससे कैलकुलेट होता है। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ गेटिंग दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हालांकि आपके कोर्स में 0 एंड फर्स्ट का है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने का मतलब क्या हुआ, ये इसलिए होता है जिससे कि हम मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट कर सकें। वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि वो टेंजेंट ड्रॉ करने में स्लोप जो होता है कई बार गड़बड़ हो जाता है और इसीलिए वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं आ पाती। बट आपको अगर बिल्कुल सटीक वैल्यूज़ चाहिए हों, एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए हों, तो आप डिपेंड करते हैं टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट, आप डिपेंड करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेरिवेशन वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप डेरिवेशन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें, आपको डेरिवेशन आना चाहिए। ये पूरा डेरिवेशन एंड फाइनली जो आपको डिपेंड करना है वो इसका बेसिक वाला, जैसे ये रहा। अब इसको के नॉट लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो जीरो ऑर्डर को स्पेसिफाई कर देता है। रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट होंगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, है ना। एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया ही वो है, एग्जाम्पल अमोनिया का डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये कैटलिस्ट पे बेस्ड होता है इसीलिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ग्राफ्स भी कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे। अब जैसे ये वाला जो ग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये 2014 में ये ग्राफ पूछा गया था कि इसका क्वेश्चन था फॉर अ केमिकल रिएक्शन when rate changes to product, reactant changes to product, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, R changes to product। अगर ये पूछा गया है तो आप इसमें आपसे पूछा गया था पहला पार्ट कि प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको देख करके आपको ऑर्डर बताना था। दूसरा था यहाँ पे व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप कितना हुआ -k, एंड है किसका ये जीरो ऑर्डर का, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोप क्योंकि k पे डिपेंड कर रहा है तो वो इससे आता है जब आप इसको इक्वेट करते हैं y = mx + c से, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इस ग्राफ को बढ़िया से याद रख लें। ऐसा ही ग्राफ आप याद रख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का भी। अब जैसे मैं यहाँ 2-3 बना देती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। अगर मैंने रेट लिया है, यहाँ आपकी बार ये कॉन्सेंट्रेशन था, मैं रेट ले रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, रेट को कॉन्सेंट्रेशन के साथ बता रही हूँ मैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ना, ⁴ अगर ये स्ट्रेट चलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप चेंज कर रहे हो लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं है, तो ये जीरो ऑर्डर को बताता है। लेकिन अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो और रेट भी उसी फॉर्मेट में बढ़ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर ऐसा ही जो ग्राफ है वो रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 2 से वेरी कर रहा है, अगर इस तरह का मिल रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1 से हो रहा है ना, 2 से हो रहा है तो ये सेकेंड ऑर्डर का है, और r³ से होता तो ये
थर्ड ऑर्डर का हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपने डिस्पोजल पे रखिए, क्योंकि कभी अगर पूछे जाएँ तो एटलीस्ट आप बताने की हालत में हो। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज़ीरो ऑर्डर के हर ऑर्डर के दो दो एग्जांपल्स बता देती हूँ। एक तो यही था 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गेट्स डिकम्पोज्ड N2N3H2 बनता है। दूसरा एक रिएक्शन होता है H2NCl2 कंबाइन टुगेदर, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, एंड दिस गिव्स यू 2HCl। फर्स्ट ऑर्डर की अगर आप लें, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका आता है, ये सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल है। और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन है, ये देता है आपको H2ON हाफ O2। मैंने हाफ में लिखा है, आप इसको ट्वाइस H2O2 करके भी बैलेंस करके लिख सकते थे। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस, 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2, एक तो ये है, और एक ओजोन का ले लीजिए 2O3 गिव्स 3O2, ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर का है। फ्रैक्शन वाले के लिए अगर कभी पूछा जाए तो फ्रैक्शन में अगर ऑर्डर चाहिए तो उसकी जो इक्वेशन है वो है H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ लिखा जाता है वो है रेट इज इक्वल टू K विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, और Br2 के रिस्पेक्ट में ये हाफ है। तो टोटल ऑर्डर कितना हुआ, 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। देखिए फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शनल का भी मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दिया, लर्न कर लीजिए। तो इसके बाद में आ रही है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो है यहाँ पे फाइनल वाली पे ही आएंगे, ये रहा। अब भैया ज़ीरो या फर्स्ट में से किसी एक पे तो न्यूमेरिकल डेफिनेट है, श्योर है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ एरर क्या है वो ध्यान दें। सोर्स ऑफ एरर ये है, पहला पॉइंट, बच्चे फॉर्मूला नहीं लिखते। फॉर्मूला टू बिगिन विद, सिंस वी नो दैट, यहाँ से शुरू कीजिए। पता नहीं आप लॉग में लेकर के क्यों चलते हैं, ये वाला कई बार बच्चे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं नेचुरल लॉग में, मेरे समझ में नहीं आता। बेस 10 में चलिए ना आप, ये वाला बेस 10 का फॉर्मूला आपको क्लियर कर दिया हुआ है, व्हाई डोंट यू बिगिन विद दिस, आप इससे शुरू कीजिए। दूसरा सोर्स ऑफ एरर ये है कि ये जो आर होता है ये क्या है। अगर कहते हैं कभी कि 80% डिकम्पोज हो गया, तब 80% जो डिकम्पोज हो गया वो नहीं लेना है। दिस इज़ द लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको हटा के लेनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन को बहुत ढंग से रीड करना पड़ेगा। अगर उसमें डायरेक्टली दिया है कि द लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सो एंड सो, तो आप वही ले लीजिए। लेकिन अगर कहा जाता है कि इतना डिकम्पोज हो गया, तो आपको वो माइनस करके इनिशियल में से और फिर ये रखना होगा, क्योंकि ये तो बचा हुआ है, ये रिएक्टेंट का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे तो कोई गलती का चांस ही नहीं है। इसकी यूनिट और याद रखिए कि पर सेकेंड होती है। यूनिट्स का तो विशेष ख्याल रखिए, बेकार में आधा मार्क से लेकर के 1 मार्क तक उड़ाया जा सकता है यहाँ पे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, तो उसको भी ध्यान दें। नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं इसके ग्राफ, इन ग्राफ्स को बड़े अच्छे से समझ लें। वही इक्वेशन को लिया हुआ है, तो ये फिगर 4.4 एंड 4.5 को बढ़िया तरीके से समझ लें आप कि किस तरह से हो रहा है, इनका स्लोप कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद में ये तो तब है जब आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनमें कोई गैसियस कंपोनेंट नहीं है। लेकिन व्हाट इफ गैसियस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, तो ये जो बन जाता है ये है, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखिए। इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ठीक है, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस। तो गैसेस है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनती ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी पहले भी बताया था कि उसको प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर दिया जाता है। डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, ये सब फॉर्मेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला। हाँ, हालांकि समझ लें इसको, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस में आगे ये चीज़ें निकालने के लिए भी आ सकता है कि ए निकालने को कहा गया तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया कि कितना डिकम्पोज हो गया तो आपको यहाँ पे ये लेना पड़ेगा ना। तो इस तरह से है। लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल सीधा सीधा दिया हुआ है, के निकालने को आ रहा है, तो डायरेक्टली यही पुटअप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वेर पी आई इज़ द इनिशियल प्रेशर, ये पी टी जो है ये टोटल प्रेशर है। बस ये वैल्यूज़ रखने हैं, ये एग्जांपल कर लीजिए, ये एग्जांपल कर लेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड गेट टू द कंक्लूजन। ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आपके कोर्स में है, सेकेंड और थर्ड नहीं है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, हालांकि अभी तो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी सिलेबस पे बेस्ड होगा। हाफ लाइफ भी दोनों की निकालनी आपको आनी चाहिए, तो दोनों की हाफ लाइफ के लिए भी आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला जो है ये है ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालने का, और जो नेक्स्ट है टी हाफ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। अच्छा, इस फर्स्ट ऑर्डर में ना यहाँ से मुझे याद आ रहा है, टी हाफ जब निकाल रहे हैं ना तो इसके ऊपर भी एक, तो इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल यहाँ के लिए भी तैयार रहे, एक पॉसिबल है। साथ में एक शॉर्टकट की फॉर्म में बता रही हूँ कि कई बार दफ़ा ना कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्डर मान लीजिए आपको किसी रिएक्शन के लिए टी हाफ दिया हुआ है, ठीक है, और टी हाफ इज़ गिवन और आपसे मांगा जा रहा है कि टी 1/4 कितना होगा। तो आपने क्या करना है, टी हाफ जितना भी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टी 1/8 निकालना है अगर, तो क्या करना है, 2 की कितनी पावर पे आ रहा है, ये क्यूब ना, तो क्या करेंगे, टी हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया आपका काम। जो भी 2 की पावर, ये तो 2 में चल रहा है ना, ये 2 स्क्वायर में आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 क्यूब में आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप इमीडिएटली निकाल लीजिए, बार बार आपको पुट नहीं करना पड़ेगा। और सपोज़ मैथ्स में थोड़े से भी वीक हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन में कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देंगे, तो ये ज़्यादा आसान रहता है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स और अपने बना सकते हैं आप कि किससे लैंड कर सकते हैं कंक्लूजन्स को। ये एमसीक्यू में काम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर लॉन्गेटेड या लेंथी क्वेश्चन आता है ना, न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क का, वेटेज को भी थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। अगर आपको 3 मार्क का न्यूमेरिकल दिखता है और सोचिए आप सिर्फ एक ही स्टेप में कर रहे हैं, तो डू यू डिज़र्व 3 मार्क्स? नॉट एट ऑल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके आंसर्स बिल्कुल सही होंगे। ऐसे में आपको एक पूरा लेंथी प्रोसीजर दिखाना पड़ता है, बिगिन विद द फॉर्मूला एंड देन शो द कैलकुलेशंस, देन एंड देयर वहीं साइड में रफ वर्क करके चलें तो बहुत अच्छा रहता है। दैट द बॉल रिमेन्स इन योर कोर्ट ओनली, नहीं तो थोड़ी सी तकलीफ होने का चांसेस हैं। ओके, ये लाइन और याद रखें, ये आपकी वापस से एमसीक्यू के लिए काम आएगी, उसमें पूछी जाती है। तो बच्चे स्टेटमेंट्स से तो वैसे ही किनारा कर लेते हैं, उन्हें स्टेटमेंट्स आते ही नहीं हैं। आप पूछ लो कुछ सेंटेंस की फॉर्म में तो उन्हें आता नहीं, मैथमेटिकली पूछो तो फटाफट लिख देंगे। तो प्लीज़ थ्योरेटिकल अकाउंट ज़रूर तैयार करके चलें, है ना। फिर उसके बाद में अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है, यहाँ से क्या हुआ, हेडिंग उड़ा दिया कि क्या कर दिया, यह है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो आई एम नॉट गेटिंग इट। इस पे एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए जहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो एंड फ्यू एग्जांपल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर फिलर का काम करता है। जब तो 1-2 मार्क्स बच्चों को फालतू के देने हो ना, तो ये चीज़ आ जाती है। तो गिव एन एग्जांपल ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का दिया हुआ है और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर दिया हुआ है। ये वाला तो आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, और इसमें आपको समझाना पड़ेगा कि एक कंपोनेंट जो है वो एक्सेस में हो जाता है ना। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का ले लीजिए, या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का है। तो ये एग्जांपल्स 2 हो गए, आप इनको अच्छे से याद रखिए। व्हाट अपीयर्स टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में, वाटर एक्सेस में है, और एक्सेस में होने के नाते उस इतना नॉमिनल अमाउंट उसका काम आ रहा होता है कि अगर आप उसके कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा फेरबदल करोगे, रेट रिमेन्स अनअफेक्टेड, इसीलिए इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में एक्टिवेशन एनर्जी का छोटा सा एक पोर्शन और है, उसका 10 to 15 मिनट्स का और रहेगा, मैं वो और बाद में पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो कीप स्टडिंग। वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसका रिवीजन लेते हैं अभी आगे। आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में तो समझा ही दिया था। उसमें एक कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है तो द रेट बिकम्स इंडिपेंडेंट, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसीलिए जब आप उसको ऑब्सलीट कर देते हैं तो आपको दिखता है अब कि वाटर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वाटर पे एक्चुअली डिपेंड नहीं कर रही होती, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। विजिबल सेकेंड ऑर्डर का होता है। तो ऐसे वाले स्यूडो माने फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं ना। उसके बाद में हमारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने आपको पहले बताए थे पिछले वीडियो में, उसमें एक फैक्टर था टेम्परेचर का। एंड इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हमेशा रेट बिकम्स डबल। और कुछ एक रिएक्शंस ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव जो होते हैं, तो उनमें कई बार ट्रिपल भी हो जाता है। बट जनरली जितने भी हमारे ऑन एन एवरेज अगर हम लें, तो जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे
इनकी रेट डबल हो जाती है विद एवरी 10 डिग्री राइज। तो इसके ऊपर भी बेटा ये इतना सा है, दिखने में बड़ा आसान सा लगता है कि हाँ ये जनरल सा स्टेटमेंट है, इसको हम क्रैम आउट कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि इस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कभी कोई एक केस आपको ऐसा दिया जाता है कि जहाँ पर 10 डिग्री से सीधा 100 डिग्री हो रहा है ना। तो 10 से अगर आप देखिए, 10 को तो गिनना नहीं क्योंकि 10 डिग्री तो ऑलरेडी था टेम्परेचर। 10 से आगे चलना है तो आपने 9 टाइम्स चले हैं, तब जा कर के 100 होगा, है ना। और 10 डिग्री राइज में हमेशा डबल होता है, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 9 का है तो 2 टू द पावर 9 आएगा। अगर आपसे रेट पूछी जाए कि व्हेन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री, उस समय आपका रेट कितना टाइम्स हो जाएगा या क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है। टाइम्स है 2 टू द पावर 9 और इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से है, मतलब ये एप्लीकेशन मोड हो गया। स्टेटमेंट जनरल सा ये था, तो इसको हो सकता है असर्शन रीजनिंग में आ जाए, हो सकता है इस तरह से केसेस की फॉर्म में हो जाए। तो ये केस की तरह से भी उसको एप्लीकेबल कर लेना, अप्लाई कर लेना। तो यही है प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप जो फॉर्मेट आपने पढ़ा हुआ है उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना, कितना वर्सेटाइल उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन तो कैसे भी फ्रेम हो सकता है, तो आपको बस वहाँ पे थोड़ा सा जेन्युइन वे में अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो गेट दिस आंसर, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन जो है वो समझाती है। आर्हेनियस इक्वेशन आपको मालूम है क्या है, और K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और इसकी अगर कभी आपको कैलकुलेट ए करने को आए, हालांकि आपके जो सिलेबस में से तो ये एक्टिवेशन एनर्जी शायद जा चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं ए को, तो इसकी यूनिट्स आनी चाहिए कोलिजन्स पर सेकेंड। इन केस यू आर कैलकुलेटिंग ए, ठीक है। अदरवाइज रेट कांस्टेंट निकालना है तो आप इसका दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, और इस फैक्टर पे किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग सेशन के लिए भी तैयार रहिए। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना आपको आना चाहिए, होती क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है, मैंने लास्ट पेज पे प्रीवियस पेज पे लिख दी थी, पर ये यहाँ पे भी है तो इसको ब्लॉक में डाल दें, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी से आप कैसे रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को लिंक करते हैं। लोअर द ई ए, जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो उतना ही डिमांडेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये तो डिमांडेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, तो ओवरकम द एनर्जी बैरियर, ये जितना कम होगा फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो हमेशा इसका रिलेशन समझ के रखना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड सेम वे हायर ये signifies slower reaction, less amount number of reactants will be converting to the product side। तो ये रिलेशन ये है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना अपना। एक्टिवेशन एनर्जी का ए जो है आर्हेनियस फैक्टर भी कहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा है। जब कोलिजन थ्योरी को के साथ में इसको मर्ज कर देते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इनफैक्ट इट इज़ बेटर नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, देखो यहाँ पे लिखा। तो कई सारे नाम हैं, आप रख लो, इनको याद रख लो, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाए ए इज़ नोन एज, एंड आउट ऑफ द ऑप्शन इनमें से कोई एक ऑप्शन हो, आपने सिर्फ प्री एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया, वहाँ फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ गया, एंड अगेन आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए सारे जितने भी पॉसिबल नेम्स हैं सबको रिलेट करके चलो, ठीक है। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या किस तरह से मतलब आप इनको बताएंगे। जैसे दिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो रूट लेवल से अगर हम लें ग्राउंड लेवल से, तो जितना भी राइज है, दिस टोटल डिमांडेड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर कंडक्शन ऑफ एनी रिएक्शन, ये कहलाती थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इज डेजिग्नेटेड बाय ईटी। ईटी का हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसमें से रिएक्टेंट की एनर्जी ऑलरेडी इतनी है, ये मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। प्रोडक्ट की फाइनली इतनी हो गई, ये ईपी है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी थी। एनर्जी बैरियर तक की एनर्जी को लेने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय ई ए। तो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर बाय द रिएक्टेंट्स। जितनी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी ना, अब यहाँ पर देखो फिर से एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनता है कि ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, what will happen to the activation energy, lesser will be the activation energy।
क्योंकि जब ये काफ़ी सारी होगी तो बैरियर को ओवरकम करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये एक रिलेशन याद रखना, ये भी मल्टीपल चॉइस में आता है, ठीक है। और ग्राफ को आपको इसको प्लॉट करना आना चाहिए, इनको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी पोजेस जितनी थी, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी रह गई, तो जो बची अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना इज़ लिबरेटेड, ये लिबरेटेड है। माने दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये इंटरप्रेट करना भी आपको आना चाहिए, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एंड बेटर टू से, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ इस ग्राफ से समझाना चाहते हैं तो ई ए कैन बी बेटर रिटन एज ई टी माइनस ई आर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना बस। यहाँ पे और एक साथ में अगर एडिशनल आप इन्फो चाहते हैं तो वो है कि ई पी इज़ लेस देन ई आर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी बताई थी ना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर आपका लेस है, जैसे कि इस वाले केस में है, तो रिएक्शन टर्न्स आउट टू बी एक्सोथर्मिक। एंड अगर एक और केस ई पी इज़ ग्रेटर देन ई आर, तो एंडोथर्मिक था, उसने एनर्जी गेन किया है रिएक्शन में ना। तो इस तरह से आप इसके फॉर्मेट को समझ सकते हैं। बाकी तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेना, जितना भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो वो थोड़ा सा पढ़ के चलिए, यू नेवर नो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाए। यहाँ पर जो ये वाला ग्राफ आता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसे कहते हैं हम, द पीक ऑफ द कर्व कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इसलिए मोस्ट प्रोबेबल इसको कहा गया है, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और अगर इसमें आप एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को मार्क करना चाहते हैं, समवेयर हियर इट विल कम आउट टू बी, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को रीच करने वाले फ्रैक्शन देखो कम है, इतना सही फ्रैक्शन है, जबकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला फ्रैक्शन इतना है, देखिए ये फ्रैक्शन ज़्यादा है, और एक्टिवेशन एनर्जी को डील करने वाला या यील्ड करने वाला फ्रैक्शन कम है, दिस इज़ लेस। इसीलिए रिएक्शन इसी पे डिपेंड कर रहा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के दूसरी साइड पहुंच गए हैं सिर्फ वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये वाला पार्ट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एंड बाकी के नहीं। नो मैटर आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कितने सारे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कवर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को जो बैरियर को पास कर पाएंगे सिर्फ वही जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और या ये भी कह सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन, यहाँ का जो बचा हुआ फ्रैक्शन है, दिस फ्रैक्शन विल येट नॉट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसको थोड़ा सा जेन्युइन वे में देख लेना और इसका अपना एक खुद का शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। ये आपका टेम्परेचर का बता रहा है कि अगर 10 डिग्री राइज होता है तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना। जो कर्व के नीचे का एरिया था, ये जो फर्स्ट वाला केस था, व्हेन टेम्परेचर वाज टी, है ना, कम वाला जो था, उस समय जो इस कर्व के अंदर का एनक्लोज्ड एरिया था, ये एरिया इस वाले एरिया के सेम होना चाहिए, दोनों एरिया सेम होना चाहिए। तो जब नेक्स्ट टाइम जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो ज़्यादा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये फ्लैटन हो जाता है, बट एरिया दोनों का सेम रहता है। एरिया सेम रखने के लिए ये वाला ग्राफ जो है ये फ्लैटन हो जाता है, फ्लैटन होते होते आप देखिए ये वाला एक्स्ट्रा एरिया बढ़ गया, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, हेंस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। ज़्यादा में बढ़ गई ना एनर्जी तो देखो फ्रैक्शन कम हो गया, पहले कम वाले टेम्परेचर पे तो फ्रैक्शन ये था, हायर वाले टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ये हो गया। तो जब फ्रैक्शन कम हो गया मॉलिक्यूल्स का तो उस समय इन ऑर्डर टू कीप द एरिया सेम कर्व फ्लैटन्स, इसलिए कर्व फ्लैटन हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्योंकि एरिया बस सेम रहना है, एरिया डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और इसीलिए आपका ये जो एक्स्ट्रा वाला दिखा रहा है कि रेट डबल कैसे हो गई, वो उस एरिया को मेंटेन रखने के लिए डबल हो गई है। तो यही जो मैंने यहाँ जस्ट शॉर्ट में लिखा है यही आपका यहाँ पूरा स्टेटमेंट में है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें यही सब लिखा हुआ दिखेगा आपको, ओके। और साथ में आप यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पे ये भी है, व्हेन शायद ऊपर चला गया, टेम्परेचर इज रेज द मैक्सिमम ऑफ द
कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी लेवल एंड द कर्व ब्रॉडन्स आउट, फ्लैटन हो जाता है ना, जिसको मैंने कहा है, spreads to the right such that there is greater proportion of molecules with much higher energies. The area under the curve must be constant since area same होना चाहिए, मैंने कहा ना अभी आपको, since total probability must be 1 at all times. Mark this. इसको बढ़िया से पढ़ लें. And this is what is known as Maxwell Boltzmann distribution curve. ये वाला है फिगर 4.9. तो इसको थोड़ा सा देख लेना, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना. और साथ में आप यहाँ से ये वाला पैराग्राफ जो मैंने मार्क किया है, रीड दिस ऑल्सो. रीडिंग इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यू नेवर नो, इसी में से असर्शन रीजनिंग टाइप का कुछ बन जाए, तो आप इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए अपनी खुद की लैंग्वेज में, एंड दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, एक ये वाला जो ग्राफ है, प्लॉटिंग है, फिगर 4.10, इसको याद रख लेना. ये रिलेशन आपको नेचुरल लॉग के एंड 1/t के बीच में दे रहा है, तो ये भी एक ग्राफ याद कर लेना आप, है ना. साथ में और एक चीज़ याद रखिए, और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अटेंशन चाहिए, वो मैं बता देती हूँ आपको. हाँ, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एनी रिएक्शन. किसी अगर दो रिएक्शंस में कंपेयर करवाया जाए कभी, ये एमसीक्यू के लिए शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, अगर आपसे दो रिएक्शंस में कंपेयर कराया जाए, किसी की एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और एक की EA2 है, फिर आपको बताया जाएगा कि EA1 इज़ ग्रेटर देन EA2, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ज़्यादा होगा, वो उसको कंडक्ट होने के लिए टेम्परेचर पे ही डिपेंड होना पड़ेगा. द ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर देन ओनली द कंडक्शन विल टेक प्लेस. ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे देना. दूसरा पॉइंट जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि EA कैन नेवर बी ज़ीरो. एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है. एल्स क्या होगा, आपका जो आर्हीनियस इक्वेशन था उसमें रेट कांस्टेंट बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू आर्हीनियस कांस्टेंट, ये जो A है तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि e⁻⁻⁸ गेट्स रिमूव फ्रॉम हियर. एंड अगर इस तरह का फैक्टर हो जाता है तो आपको पता होगा A को हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा था. फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब कोलिजन को समझा रहा है. ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, ये प्रूव कर रहा है कि जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं सारे कोलिजन्स फ़ायदेमंद हैं, एक भी बेकार नहीं जा रहा, और सारे कोलिजन्स की वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है. तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना, सारे कोलिजन्स ही इफेक्टिव थोड़ी हो सकते हैं. चॉइस होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी कैन नेवर बी ज़ीरो. ये ज़ीरो नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपके पास में जो न्यूमेरिकल के लिए एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल इसका भी बनता है, थोड़ा सा डिलेमा में मैं हूँ कि पता नहीं इस साल हटाया है या नहीं हटाया है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल. अगर हटा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें बता देती हूँ. इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है इस रिएक्शन, इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आने की ना. इसमें बहुत सिंपल सा है. जनरली एक्टिवेशन एनर्जी आपसे कैलकुलेट कराई जाती है, K1 K2 बताया होता है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए. 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, जो भी हो रहा है. टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल में लेना है, ये केल्विन में होने चाहिए, आप केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो, है ना. और R की वैल्यू जो है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी की बात चलती है, तो यू हैव टू यूज़ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. और इस केस में क्योंकि आप R को जूल्स में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके आता है ना, दैट विल कम इन जूल्स पर मोल. लेकिन ये कभी इसमें रिप्रेजेंट नहीं होता, तो इसको आपको लिफ्ट अप करके आंसर को रिप्रेजेंट करना होगा किलो जूल पर मोल में. आंसर आपका इसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए, वरना इसके भी मार्क्स कट जाते हैं. तो यूनिट्स कैसे लगानी है, क्या लगानी है, वो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. और कैटलिस्ट के लिए तो मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट का क्या फ़र्क पड़ता है. इसके आगे जो नेक्स्ट है वो फैक्टर इन्होंने कैटलिस्ट का डिस्कस किया हुआ है. तो कैटलिस्ट मैंने आपको बताया था, कैटलिस्ट के लिए आपको केस देखना पड़ेगा कि केस क्या है. क्या आपसे इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए कहा जा रहा है या यूनिडायरेक्शनल के लिए कहा जा रहा है. तो वहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए है
तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पाथ को लो किया है, जितनी तेज़ी से यहाँ जाएंगे उतनी तेज़ी से यहाँ पे भी जाएंगे, तो जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ मेंटेन्ड अर्ली, बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगल डायरेक्शन वाला है रिएक्शन, रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इरिवर्सिबल है, उस केस में अगर बैरियर कम हो जाता है, मोर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल बी ओवरकमिंग द एनर्जी बैरियर एंड हेंस मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, मतलब रेट इंक्रीजेज विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये थोड़ा सा देख लेना, कैटलिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे दिया हुआ है कि द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तब पॉइजनिंग एजेंट होता है, वो इनहिबिटर कहलाते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट का सीधा सा मतलब है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, उसको सब्सटीट्यूट करके अब हमने इनहिबिटर्स का नाम दिया है। तो द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो कि यहाँ पर तो नहीं है बट इसका थोड़ा सा जिस्ट है। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting in an intermediate complex, and this has a transitory existence and decomposes to yield products and the catalyst. मतलब towards the end of the reaction, you once again get the catalyst in its previous form only. वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन लेटर ऑन इट शुड बी लेफ्ट लाइक दैट ओनली, जैसे आपने ऐड किया था वैसे तो वैसा ही आना चाहिए। तो देखिए एनर्जी बैरियर जो है इसको कम कर दिया, एक ऑल्टरनेटिव पाथ दिया है ना, अगर आप इस पाथ से नहीं रिएक्शन चला सकते हैं तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही दूसरा पाथ सपोर्ट हो जाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एंड इनफैक्ट मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक थोड़ा सा ये वाला और ये जो है देख लेना। कैटलिस्ट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ catalyst can catalyze a large amount of reactants. Catalyst does not alter Gibbs energy, ये बात का ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट जो है ये आपका MCQ में भी आ सकता है और रीजनिंग असर्शन वाले में भी आ सकता है। ठीक है, it catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyze non-spontaneous reaction, ये भी है। और देखिए ऑल्सो फाउंड दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रादर इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये पूरा है फॉर्मेट। इन लाइंस को बढ़िया से पढ़ लो क्योंकि इन लाइंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जब क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो ये चीज़ें याद ही नहीं रहती कि ऐसा भी कुछ था। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि गिब्स एनर्जी पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कैटलिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी पे असर हो रहा है, गिब्स एनर्जी पे असर नहीं हो रहा है, इस बात का पूरा ख्याल रखना। ठीक है, तो बस इसके बाद में तो आगे कोलिजन थ्योरी आ रही है, तो कोलिजन थ्योरी तो आपके सिलेबस में से वैसे ही ओमिट हो चुकी है, वो तो 100% श्योर है। तो यहाँ तक का मैंने आपको बताया है, आप पढ़ते रहें और डेप्थ में ज़रूर जाएँ। ओके, ऑल द बेस्ट।